नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ। हम आपको आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली किसका साथ देगी। आज चुनाव की अर्थात वोटिंग की पूर्व संध्या है। ऐसे में हमने किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को बुलाने के बजाय एक पत्रकारों के पैनल को बुलाया है। हमारे साथ जुड़े हैं मयंक जैन जी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा इस दृष्टिकोण से राजनीतिक हलचल को देखते हैं और अपना पोर्टल चलाते हैं। हमारे साथ है अनुज अग्रवाल जी। अनुज जी इस पूरे चुनाव में, इस चुनाव में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की कुंडली पर सबसे ज़्यादा काम कर चुके हैं और स्वतंत्र पत्रकार हैं। दुर्गेश उपाध्याय जी हैं, जो सहारा और बीबीसी के बैकग्राउंड से पत्रकारिता सीखे हैं और अब सुदर्शन पर भी कई बार आपने इनको पैनल डिस्कशन में देखा होगा। इन तीनों विशेष मेहमानों के साथ हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया आप हमको फ़ोन करके, स्काइप पर वीडियो कॉल करके और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे के आपकी अभिव्यक्ति पहुंचा सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को हम विदाउट एडिट सीधे लाइव दिखाएंगे। आज के बिंदास में सवाल है, दिल्ली किसका साथ देगी। चुनाव विधानसभा का है। वैसे कहा जाए तो एक अधूरे राज्य का है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिल्ली को नहीं है, लेकिन ये चुनाव लोकसभा से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है और इस चुनाव में दांव केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि उन दलों के पीछे से कुछ देशों और बाह्य शक्तियों का भी है। ऐसा कहा जाता है, जिस कारण इसकी गंभीरता और इसका आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी। ऐसे में इस देश का क्या फायदा इस चुनाव से है, क्या नुकसान है, इस एंगल पर हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। दिल वालों की दिल्ली में एक दिलचस्प चुनावी मुकाबला दस्तक देने को तैयार है। विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली में चुनावी दंगल और प्रचार का शोर थम चुका है। यहाँ की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 तारीख यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे और इस चुनावी जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। रोड शो, चुनावी रैली और यहाँ तक कि घर घर जाकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी के करीब 1 करोड़ 30 लाख मतदाता 673 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज करेंगे। वोटिंग शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव में 3 मुख्य पार्टियां आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है और तीनों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरे दमखम से प्रचार किया। लेकिन चुनावी जंग मुख्य 2 दलों के बीच ही मानी जा रही है और मुकाबला भी कांटे का होने वाला है। लेकिन दिल्ली के दिल को जीतना इतना भी आसान नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों के इतिहास को देखें तो दिल्ली अब किसी के पंजे में जकड़ कर नहीं रहना चाहती। दिल्ली का आज क्या हाल है वो जग जाहिर है। वहीं ईमानदारी का चोला पहने झाड़ू वाले की झाड़ू को भी दिल्ली ने एक बार पूरा मौका दिया, लेकिन महज 49 दिनों में ही झाड़ू टूट कर बिखर गई। और रही बात दिल्ली में कमल खिलाने की, उसका फैसला भी 10 फरवरी को आ जाएगा। 2013 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 31 सीटें मिली थी और आप 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस 43 सीटों से घटकर 8 सीटों तक सिमट गई थी। त्रिशंकु विधानसभा के बीच आपने जनता की राय लेने के बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 17 फरवरी से यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब एक बार फिर से दिल्ली को मौका मिल रहा है। अब जनता को ये तय करना है कि पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली की राजगद्दी किसे सौंपनी है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको अगले 1 घंटे तक बात करनी है। हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है।
ये किसी और राज्य के चुनाव के जैसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि दिल्ली जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां पर दुनिया के धुरंधर बैठते हैं चाणक्यपुरी में, और जहां पर दुनिया के मीडिया की भी नजर रहती है, ऐसे में देश में सरकार बनने के लिए जितना गंभीर होना चाहिए, मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा गंभीरता दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की राज्य सरकार क्या हो, इसमें होनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं चर्चा की, साथ में आपके कॉल लेने की। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। मैं मयंक जी से शुरुआत करूंगा। मयंक जी, जिस प्रकार से दिल्ली के चुनाव की गंभीरता को हम देखें और अंतर्राष्ट्रीय फोकस दिल्ली के चुनाव में है, ऐसे में दिल्ली किसके साथ जाएगी और उन जिसके साथ जाएगी उसका परिणाम क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत आपसे। देखिए, ऐसा है कि अभी 6-7 महीने पहले, 7 महीने पहले रिजल्ट आए हैं, उसमें सातों की सातों सीट जो है वो बीजेपी ने जीती है। और अगर आप इसको ट्रांसलेट करें इनटू नंबर ऑफ सीट्स जो कि स्टेट असेंबली की होंगी, तो करीब 60 सीट पर बीजेपी जीत चुका है। तो अब उसमें मतलब ये कोई ऐसी मोदी वेव जो चल रही है पूरे देश में, तो उसको देखते हुए जो दूसरे राज्यों में भी चुनाव जीते हैं, तो कोई कारण नहीं बनता ये सोचने का कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस संख्या में आएगा। ये हो सकता है कि लोकल इश्यूज हावी हो जाएं थोड़ा, और नेशनल इश्यूज पे ज़्यादा सीटें मिल पाई बीजेपी को, थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन 60 से कितनी कम हो पाएंगी? मान लीजिए 10 सीटें कम हो गई, 15 सीट कम होगी, तब भी 45 हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को कोई परेशानी है दिल्ली में सपोर्ट जो लेने की, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो पत्रकार कई टीवी चैनल, हालांकि आधे लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, आधे लोग कह रहे हैं कि आप आएगी, तो पत्रकार होने के नाते आप इन सर्वे और लोगों की रिएक्शन को कैसे देखते हैं? आप किन पत्रकारों की बात कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं पत्रकारों की बात कर रहे हैं जो 16 अगस्त 2001 को परवेज मुशर्रफ के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में बैठे थे और जिनका लाइव टेलीकास्ट हुआ था? और उनमें से जो पत्रकार थे वो जो कश्मीर की पोजीशन है परवेज मुशर्रफ की, उस पोजीशन को वो आगे बढ़ा रहे थे। मेरे को जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई पुलिस ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जो कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, एक लिस्ट है आईबी के अंदर जिसमें पत्रकार जो आईएसआई के फंडिंग जिनको होती है उसकी लिस्ट है उनके पास। इनमें से कितने लोग वो फाई नेटवर्क में थे, ये भी देखिए। तो ये जो पत्रकार, ये जो एंटी नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो एक्टिव हैं, उनकी मदद करता है आईएसआई। और वो आईएसआई और इन सब वो ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति देश में आ जाए जो उनकी कठपुतली, जो पपेट बन सके उनका। तो वो ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं। और मोदी के आने से प्रॉब्लम उनकी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर से सारी जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोक दिया गया है और बड़ी जबरदस्त तरीके से अब टेररिस्ट को रोक दिया जाता है बॉर्डर के ऊपर। तो अब जो देश के दुश्मन है वो चाहते हैं किसी तरह जो मोदी का ब्रांड है, ब्रांड मोदी है, उस पर अटैक किया जाए। तो उसकी रणनीति में जर्नलिस्ट, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, जैसे ब्रेकफास्ट मीटिंग में मुशर्रफ के सामने जब एक्सपोज हुआ था, कई लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं था, क्योंकि मैं तो जानता हूं इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, जिस तरह से ये देश के खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ ये सेमिनार सर्किट में जाते हैं, जो एनजीओज के साथ इनके संबंध हैं, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। और इन्होंने कोरियोग्राफ तरीके से, एक आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया के सेंटर पेज पर, उसमें सागरिका घोष एक लाइन चलाती है, दूसरे जगह पर एक रेडिफ में शीला भट्ट एक लाइन चलाती है, वो सेम लाइन एक साथ चलाई जाती है कि देखिए ये एस्पिरेशनल क्लासेस जो हैं वो तो सब बीजेपी को वोट देंगी, लेकिन गरीब आदमी जो है वो केजरीवाल के साथ जाएगा। अरे गरीब आदमी ज्यादा एस्पिरेशनल है। आप जो आपके घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसके लड़के के बारे में आप पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड के पास है वो उसका लड़का खरीद के लाया है, क्योंकि वो किसी बीपीओ में काम करता है। तो क्या सोचते हैं आप कि गरीब आदमी जो है वो एस्पिरेशनल नहीं होता? और वो नहीं चाहता ये झंझट। ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं ये मफलर पहने हुए आदमी को देख के, और उनको लगता है अरे बेचारा क्या ये किस तरह से बेचारा गरीब आदमी है। लेकिन जो गरीब आदमी जो सड़क पे रहता है वो समझता है कि उसके गांव में उसने बहुत ढोंगी देखे हैं ऐसे, तो इसलिए वो बड़ी अच्छी तरह जानता है कि ये ढोंगी है। चलिए हम कॉलर के पास चलते हैं, फिर एक गेस्ट के पास चलेंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर ये जो केजरीवाल हैं, ये तो राजनीति की पूरी पूनम पांडे हैं। जो गिलानी जो आप दिखा रहे थे, सेम मानसिकता है इनकी, एजेंडा बहुत क्लियर है। क्योंकि बाटला हाउस में कश्मीर में ये दे ही चुके बयान।
कश्मीर किसका हिस्सा है, वही गिलानी ने भी वही बोला, उसी मानसिकता के ये भी लोग हैं। बाटला हाउस में हुआ तो मोहन तिवारी की शहादत को इस आदमी ने कटघरे में खड़ा कर दिया ले जाके। तो इनका एजेंडा बहुत क्लियर है, ये ऐसे ही धीरे धीरे करके, ये तो उस गिलानी से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं जो राजनीति में घुस के इस तरीके की राजनीति करके और इस देश का विभाजन कर देंगे ये लोग। तो ये दिल्ली की जनता को बेहद समझने के विषय है कि अभी इन ऐसे लोगों को वोट करने से कोई फायदा नहीं। ये तो इनकी मानसिकता बहुत क्लियर है कि ये पहले भी बयान दे चुके हैं और अभी भी इनका, अभी तो उसका जामा मस्जिद के इमाम का भी आ चुका है बयान इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम आपको दिखाते हैं, मुझे लगता है कि दिखाई देते हैं क्योंकि कॉलर ने इसका जिक्र किया। हम इस बयान को दिखाते हैं कि जिसमें इमाम बुखारी आप पार्टी को समर्थन देते हुए क्या कहते हैं, देखिए। आज दिल्ली के आवाम को यह तय करना है कि दिल्ली की रवायती गंगा जमनी तहजीब और फिरका वाराना हम आहंगी बाकी रहेगी। यह फिरका परस्त ताकतें हमारी गंगा जमनी तहजीब पर हावी हो जाएंगी। दिल्ली में कल असेंबली इंतखाबात में मैं आवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाएं और अपने वोट की ताकत से दिल्ली में एक सेकुलर सरकार बनाने में मदद करें। नहीं, इसका भाषांतर करके मैं बताता हूं क्योंकि ये भले बात हिंदी में कही गई हो। इसका राजनीतिक भाषांतर ये है कि फिरकापरस्त ताकतें मतलब नरेंद्र मोदी और सेकुलर ताकतें मतलब अरविंद केजरीवाल। दुर्गेश उपाध्याय जी। देखिए, इमाम बुखारी साहब का जो बयान है वो जैसा कि आपने उसको परिभाषित किया वो बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका सीधा सीधा अटैक जो है वो नहीं, वो मुसलमानों के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन केजरीवाल के लिए रखता है, ऐसा लग रहा है ना। नहीं, वो और वो ये आप उसकी टाइमिंग देखें, आज उस बयान को जारी करना वो सुरेश जी अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप उस मोबिलाइजेशन को हवा देना चाहते हैं, जो कि कल सुबह जो है मतदान है और आज शाम को आपकी ऐसी प्रतिक्रिया आती है जिसमें आप जो है मुसलमानों के एकदम मसीहा बनकर के उभर आते हैं। जो भी आपको ये लग रहा है कि आप उनके सबसे बड़े मसीहा हैं, सबसे बड़े पैरोकार हैं और आप उनको एकदम जो है वहाँ से आदेश आप जारी कर रहे हैं भाई आप ऐसा कर दीजिए। मुझे लगता है कि जो मुसलमान तबका भी है, जो गरीब है, जैसे कि अभी मयंक जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लोग जो है आप मतलब आम लोग क्या एस्पिरेशनल नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इनके स्टेटमेंट का मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों पर या देश के जिस भी ये क्लास को ये एड्रेस करके मुझे तो उल्टा लगता है। मुझे तो लगता है कि हिंदुओं पर इसका असर होगा। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और हिंदुओं पर इसलिए इसका असर होगा क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप पढ़ रहा था, उसमें इस बयान के आते ही लोगों ने कहा था कि आपको वोट मतलब बुखारी को वोट, आपको मत वोट इसका मतलब ओवैसी को वोट। तो और भी कई नाम लिखे थे जिसका मैं टीवी चैनल पे जिक्र नहीं करना चाहता। ये दो नाम लेने के बाद आगे कौन से नाम आते हैं सब लोग जानते हैं। तो क्या ये वाला नुकसान नहीं होगा? ये निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि ये नुकसान ही होगा, क्योंकि आज जो इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जो लोग जो सो कॉल अपने आप को ये मान रहे हैं कि भाई हम लोग जो है बहुत मुस्लिमों के चिंतक हैं, चाहे ये हैं, उनका स्टेटमेंट बुखारी साहब का आने के बाद अब ये होगा कि सीधे सीधे जो है वो आपको समर्थन करने के लिए बात कह रहे हैं। तो ऐसे में जो आदमी जो डेवलपमेंट चाह रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुद्दा है, जो सुशासन, सबका साथ सबका विकास की जो बात वो करते हैं, तो ये कोई आम आदमी, एक लेमैन भी समझ सकता है कि जो है वोट हमको कहाँ करना चाहिए। बिल्कुल, मैं अनुज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक कॉलर को लेते हैं और उसके बाद अनुज जी के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं कहना चाह रहा मैं तो इसे अरविंद केजरीवाल को ईमानदार आदमी सोच रहा था, पर भाई इससे बड़ी गलती मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तो आज केजरीवाल को आतंकवादियों का भी बाप साला कभी क्या है, ये क्या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे, कभी क्या बाटला उसकी जांच करवाओ। बता, इतने देशभक्त आदमी है मोहनचंद शर्मा, उसके उस पर शहादत पर सवाल खड़े कर रहा, मुल्ला को जो है जाकर मस्जिद में 30-40 लाख रुपए बैठ रहा सारा। ये आम आदमी वाले इसके इमाम बुखारी के दौरे गए थे, अपने आप ही उसका वो करण समर्थन है, फिर अपने आप ही साले बंदा कर रहे झूठे साले गद्दार। चलिए, हम कहेंगे कि थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से करिए। मैं चलता हूं अनुज जी के पास। अनुज जी, आपने तो केजरीवाल के लिए पूरे कुंडली ही निकाल के रखी है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो दिल्ली के वोटर नहीं है, इन्होंने फेक तरीके से एक बोगस वोट बनवा के दिल्ली में किसी तरह से घुस गए इलेक्शन लड़ने। हमने इनका हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है और हाई कोर्ट ने इलेक्शन के बाद इन पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग से कहा है और ये निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जीत गए तब भी इनका कैंसिलेशन तय है। लेकिन मैं दूसरे एंगल पर अभी जो राजनीति चल रही है उस पर आ रहा हूँ कि इमाम बुखारी का जो आज का जो कमेंट है वो अपने आप में आम आदमी पार्टी ने जो दबाव डलवा कर ये दिलवाया होगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये फैक्टर ये है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। उसको रोकने के लिए केजरीवाल को इमाम बुखारी की सपोर्ट चाहिए थी और कम से कम इमाम बुखारी का दिल्ली में तो प्रभाव है ही किसी हद तक। आप ये नहीं मान सकते, और जिन एरिया में कांग्रेस का वोट बैंक है उसी एरिया में ही इमाम बुखारी का एस्टेब्लिशमेंट है और केजरीवाल को ये घबराहट होने लगी थी कहीं ना कहीं वो सीटें लूज कर रहे हैं, क्योंकि जो केजरीवाल का दावा है लगभग 20 से 25 सीटें जो है वो मुस्लिम। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान 100% झाड़ू लगा के आपके साथ जा रहा है। नहीं, 4-5 सीटों पर तो कांग्रेस की स्थिति मुस्लिम बहुल सीटों पर बहुत मजबूत है। पिछली बार भी जीत कर आए थे। हाँ बिल्कुल, पिछली बार जीत के आए थे और इस बार भी उनके पास विनिंग कैंडिडेट हैं। नहीं, लेकिन बुखारी ने समर्थन दिया, फिर ओवैसी ने दिया है, जो ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ बाकी हिंदू को मार देंगे, वो तक इनको समर्थन दे रहा है। देखिए तो सारी ताकतें हैं जो जिन लोग की लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति खराब हो गई, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हों, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, ये सब ये अपने आखिरी फेज में है। मतलब मयंक जी एक तरीके से मोदी वर्सेस ऑल है ये बच्चे। ये लोकसभा चुनाव में था तो मोदी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बारे में बुरी तरह हाइप मची हुई थी। उसके बाद भी मैक्सिमम 28 सीटें ला पाई है। तो अभी भी वो 28-30 ले आएंगे, 2-3 सीटें अगर कांग्रेस की कम होगी तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के वोट बैंक पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और जब से बाबा राम रहीम ने सपोर्ट दी तो दलित वोट बैंक भी आम आदमी पार्टी के हाथ से खिसका है। मयंक जी देखिए, ये बुखारी का जो आया है, जो इतनी शुद्ध उर्दू में उन्होंने अभी बोला है, मुझे आधे से ज्यादा मैं समझ भी नहीं पाया, लेकिन उसका मतलब शायद यही था कि आप अरविंद केजरीवाल को वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी जी को हराइए। उसने सीधे सीधे बोल दिया कि आपका नाम लिया। हाँ, तो लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ ये, क्योंकि पिछली बार यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के नाम से 15 लाख एसएमएस मुस्लिम्स को गए थे। 15 लाख एसएमएस कि आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन दें। और इसी प्रकार से एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, उसने इश्तहार जारी किया था और उसने आग्रह किया था हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि आप अरविंद केजरीवाल को वोट दें। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। नहीं, आपके लिस्ट से पाकिस्तान क्यों छूट रहा है? देखिए, पाकिस्तान की बात आती है, जैसे ही वो जीतता है तो उसके बाद पता कैसे चला कि पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्ट है इसमें। जैसे ये जीता तो जो पाकिस्तान रेडियो है उसने बोला कि ये तो कमाल हो गया, ये तो जो कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, इतनी अच्छी बात कहने वाला आदमी जीत गया। जीता तो नहीं था, वो नंबर 2 पे था, लेकिन उसकी जितनी सीटें आई थी उसको लेकर बहुत ही खुशी जताई। इस बार भी ये कहा जा रहा है, दुर्गेश जी शायद बता पाएंगे कि जो पाकिस्तान से कॉल और एसएमएस आने की बात हुई है वो कहाँ तक सच है? ऑनलाइन फंडिंग हो रही है। देखिए बिल्कुल जी, मयंक जी की बात से मैं सहमत हूँ। कहीं ना कहीं देखिए इसमें पाकिस्तान का भी एक जो है इंटरेस्ट काम कर रहा है, क्योंकि जब से पूर्ण बहुमत के साथ और बड़े धमाकेदार जो जीत के साथ नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं तो उसका सीधा सीधा असर, और बाकी सारी पार्टियां जो है वो बिखर गई हैं। कांग्रेस की बात हो, चाहे बाकी स्टेट में आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, आप टीएमसी की बात कीजिए, कोई भी पार्टी, तो क्या चाहे नीतीश कुमार की बात कीजिए, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो है पर्दे के पीछे से अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दें तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात जो है वो सुरेश जी ये है कि सबसे बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि यही स्थिति लगभग लोकसभा के चुनाव में भी थी। यह स्थिति महाराष्ट्र, चाहे हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, तो मोदी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। और जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो एक न्यू मिडिल क्लास, जो कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी कैंपेनिंग में जो एक नया शब्द प्रयोग किया, जो कि अलग अलग प्रदेशों से आकर के दिल्ली में बसा हुआ है, उसमें रिक्शा चालक भी है, ऑटो चालक भी है, ठेले खोमचे वाले लोग भी हैं, बीपीओ में जॉब करने वाला युवा वर्ग भी है, अपने लिए एक नई और सुनहरी जो है दुनिया की सोच रखने वाला युवा वर्ग भी है। तो वो सब कहीं ना कहीं मोदी के साथ आइडेंटिफाई करता है और यही डर इन पार्टियों को लग रहा है। क्योंकि इनका जो पारंपरिक वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के बयानात जारी करने से या इस तरह की बातचीत चुनाव के एक दिन पहले करने से बहुत कोई फर्क पड़ने वाला है। इसको मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा
कि अभी इसको उल्टा करके देखिए। अभी इमाम बुखारी ने एक स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद कोई खास हल्ला नहीं मचा, मीडिया में भी कोई गुदगुदी हुई तरह सी, कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फर्ज करिए साध्वी रितंबरा ने कोई स्टेटमेंट दे दिया होता या साध्वी प्राची ने हिंदूज को अपील करी होती कि आप सब कुछ भूलकर अपने आपसी भेदभाव, अभी हिंदू धर्म संकट में आ गया है और आप उसको बचाने के लिए मोदी जी को वोट दीजिए, मान लीजिए ऐसी कोई घोषणा एक साध्वी रितंबरा ने कर दी होती, तो यही पत्रकार जो अलग अलग चैनल्स पर अंग्रेजी बोलते हैं ये चांदनी चौक के फव्वारे पे जाकर अपने कपड़े फाड़ लेते, इतना हल्ला मचाते ये लोग। तो ये जो हैं, ये जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अभी ये इमाम जी ये बात बोले हैं तो वो सेक्युलर बात है, वो और वोट भी सेक्युलर होता है। बिल्कुल, मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक को अपील किया है वो सेक्युलर वोट बैंक कहते हैं उसको, और जो हिंदू वोट बैंक है वो कम्युनल होता है। तो ये जो एक ये वही इमाम बुखारी है जिसने अन्ना के आंदोलन में मुसलमानों को दूर रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वहां पर वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है। नहीं सर, इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात सर, एक बात करना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी। ये जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब ये बात हुई कि भाई मुसलमान अब नाराज हो रहे हैं ये वंदे मातरम से और भारत माता के चित्र से, तो इस आदरणीय केजरीवाल ने ही हटाया उसको, मफलर ने, इस मफलर ने हटाया। गांधी भारत माता की जो पहले आंदोलन में भारत माता थी, अगले आंदोलन में भारत माता को हटाया इसने। तो ये जो हमारे देश के लोग जो भ्रमित हो गए, अब ये जो भारत माता की जय का स्लोगन लगाता है, ये केवल मूर्ख लगाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए लोगों को लगाता है। ये वही आदमी है, ये एमएफ हुसैन से डिफरेंट आदमी नहीं है। एमएफ हुसैन ने तो भारत माता की गंदी तस्वीर बनाई थी, इसने तो तस्वीर ही हटा दी। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि अच्छा, एक बात और है बहुत इंपॉर्टेंट, इस्लामिक सेंटर जो लोधी रोड पर है, ठीक 1 साल पहले ये वहां गया था और वहां जाकर इसने क्या स्टेटमेंट दिया, इसने बोला कि कम्युनलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन करप्शन। एंटी करप्शन की जो लड़ाई है उससे ज्यादा सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिकता मतलब जो हिंदू करता है वो सांप्रदायिकता होती है। अभी जो इसने इमाम बुखारी ने किया वो सांप्रदायिकता नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ओवाईसी करता है वो सांप्रदायिकता नहीं है। देखिए, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, इस तरीके से अपील जो है बिल्कुल गैर कानूनी है। खैर इसने पिछली बार भी की थी, अगर वायलेशन होता तो तभी मैंने कंप्लेंट की भी इलेक्शन कमीशन में, मैंने अभी भी उनसे पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की। लेकिन इस बुखारी जिसके दरवाजे पे जाता है या बुखारी के दरवाजे पे जो आता है वो पार्टी उस चुनाव में हारती है। अटल जी जब बीजेपी के थे तब भी बीजेपी इसके पास गई थी, इसने बीजेपी का समर्थन किया था। इस लोकसभा में कांग्रेस का किया था, जिसका समर्थन किया वो हारता है। सुरेश जी, मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि अभी पिछले लोकसभा जब चुनाव हुए थे तब तो मीडिया बिल्कुल वन साइडेड मोदी के अगेंस्ट था। अब तो कम से कम 2 खेमे बन गए, एक भगवा खेमा वाले हो गए और एक वो गैर भगवा खेमे वाले धर्म सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया। खैर वो भगवा खेमा नहीं है, वो मोदी खेमा है। लेकिन मैंने 2 एग्जांपल देखे। एक लोकसभा चुनाव में जब जनरल वीके सिंह का इलेक्शन था तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो लोकल कैडर था वो उनके उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उनकी जो दावेदारी थी वहां पे उससे खफा था। उसके बाद भी जबकि कोई कैडर नहीं लगा था बीजेपी का, मोदी वेब में 5.25 लाख वोटों से जीते। दूसरा एग्जांपल मैंने बिमला बाथम का नोएडा का चुनाव देखा, यहाँ पर भी जब क्योंकि कम से कम 20-25 लोग टिकट मांग रहे थे, वो सब धड़े नाराज हो गए थे और कोई भी उस समय उनके प्रचार में साथ नहीं दे रहा था ढंग से। उसके बाद भी वो लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री थी, उनकी 60,000 वोटों से जीती। तो मोदी वेव दिल्ली एनसीआर में बुरी तरह बरकरार है और आम आदमी के जनमानस में मोदी बिल्कुल छाए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कैडर नाराज हो जाए या कुछ बाहर की साजिश हो जाए। मोदी का वोट बैंक अपनी जगह कंसोलिडेट है। तो 10 को पता चल ही जाएगा। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि आखिर दिल्ली के चुनाव में दिल्ली किसका साथ देगी और दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। लोकसभा के चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव की स्थिति या इंटरेस्टिंग मोड पर, क्लाइमैक्स पर अब दिल्ली का चुनाव आया है और बुखारी के बयान के बाद इसमें आग सी लग गई है। अब लगता है कि क्या निर्णय होगा, ये बुखारी के बयान के आधार पर भी नापा जा सकता है, आका जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए भाई जी, आपसे माते कुछ कहिले के चुनाव के हाँ
दिल्ली पे जो चुनाव होने वाले हैं कल, हाँ हम सब हिंदुस्तानी भाई लोग से बोलते हैं दिल्ली के, हाँ आप लोग मत चुनो आप जनता पार्टी के, ये कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बेलायक इंसान है। अब कांग्रेस का नाम तो बनते भी नहीं है, 65 ईयर पे कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा है, अब क्या करेंगे? सिर्फ एक ही है, बीजेपी भारत का नौका है, वही सिर्फ नरेंद्र मोदी भारत के आगे ले जाएंगे, अब कोई नहीं है। आप कहां से बोल रहे हैं? हम बोलते हैं हॉलैंड से। धन्यवाद। विदेश से भी लगता है मोदी के फेवर में भी लोग कॉल कर रहे हैं। जब पाकिस्तान से केजरीवाल के लिए कोई कॉल कर रहा है तो कोई मोदी के लिए भी विदेश से कॉल स्वाभाविक ही करेगा। अगले कॉलर के पास जाने के पहले मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, एक ग्राफिक में दिखाता हूं कि क्या क्या वादे मैनिफेस्टो में है केजरीवाल के। घोषणा पत्र में कहा कि वो दिल्ली में 10 से 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, लेकिन यही वायदा आपने 2013 के विधानसभा चुनाव में किए थे, जो पूरे नहीं किए गए। आपने कहा कि चौकी पर महिला फोर्स तैनात होगी, लेकिन आपको बता दें कि पिछली बार आपके कानून मंत्री ही महिला असुरक्षा का कारण बने थे। आपने दावा किया कि दिल्ली में मुफ्त वाईफाई देंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ इलाकों में एनडीएमसी पहले से ही फ्री वाईफाई दे रही है। आपने कहा कि दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, लेकिन कोर्ट का स्वरूप क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। आम आदमी पार्टी ने बिजली बिल को आधा करने की बात कही, लेकिन ऐलान के बावजूद बिजली बिल कम हुए थे, लेकिन आधे नहीं हुए थे। आपने कहा कि हरियाणा की मुनाक नहर से पानी लाएंगे, लेकिन मुनाक नहर से पानी की सप्लाई पहले से ही जारी है। आपने वैट को और सरल बनाने की बात कही, लेकिन केंद्र सरकार पहले से ही जीएसटी लागू करने जा रही है। आपने वादा किया कि दिल्ली में 5000 नई बस चलाएंगे, लेकिन बसें सड़कों पर चलेंगी कैसे और खड़ी कहां की जाएंगी? दिल्ली में जगह की पहले से ही कमी है। सफाई कर्मचारियों को अच्छा वेतन देने की बात कही, लेकिन पिछले साल के 49 दिन की सरकार में ऐसा नहीं किया गया, जबकि पिछली बार भी ये वायदा किया गया था। आपने 500 नए स्कूल खोलने की बात की है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर स्कूल के लिए जगह और फंड आप कहां से लाएगी? लेकिन वायदों की इन झड़ी के बीच आम आदमी पार्टी ने ये नहीं बताया कि इन सभी वायदों को वो कितने वक्त में पूरा करेगी और सभी वायदों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। दिल्ली का सालाना बजट 37,000 करोड़ का है और राजस्व 30,000 करोड़ आया था। एक अनुमान के मुताबिक बिजली, पानी, सीसीटीवी जैसी सुविधाओं को मुफ्त देने की कीमत सालाना 3500 करोड़ रुपए के करीब सरकार को चुकानी होगी और इस नुकसान की पूर्ति सरकार टैक्स के जरिए पूरा करेगी, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। सब्सिडी और फ्री ऑफर्स के सालाना खर्च का अनुमान, बिजली की कीमत आधी होने पर खर्च 2200 करोड़, पानी निःशुल्क देने पर 900 करोड़, पूरी दिल्ली की फ्री वाईफाई 95 करोड़, वैट में कमी 250 करोड़, अन्य सुविधाएं 55 करोड़। ये इसमें से मैं कैलकुलेट कर रहा था, आप तीनों के लिए बता दूं, दर्शकों के लिए बता दूं, ये सारी जो फ्री वाली चीज़ें ना, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो मेरा ये इतना बड़ा वाला मोबाइल का भी कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, इतने ज़्यादा पैसे इस पर लगेंगे। और ये कोई आप पार्टी थोड़ी देने वाली है, ये तो दिल्ली वालों को ही देना पड़ेगा। मयंक जी, हाँ देखिए, ये जो पहला ही आपने जो ग्राफिक्स में दिखाया था 15 लाख सीसीटीवी, 15,000 सीसीटीवी, 15 लाख, 15 लाख, अच्छा 15 लाख सीसीटीवी, 15,000 होता है, 15,000 तो ओबामा की ऑलरेडी लगाएंगे, हजारों करोड़ रुपए का 15 लाख सीसीटीवी का कमीशन मतलब खाएंगे होता है, और कुछ नहीं। एक मिनट, 3,000 रुपए का मान लीजिए एक सीसीटीवी है, मैं एक सस्ते वाला सीसीटीवी, उसमें केबलिंग बड़ी कॉस्टिंग, नहीं मैं तो 300 करोड़ 450 करोड़ का हो गया, जैसे 3,000 रुपए का एक होगा तो 15 लाख सीसीटीवी आप लगाएंगे, फिर उसे कोई देखने के लिए भी लोग रखने पड़ेंगे, तो आपने 2-3 लाख लोगों का वेतन, 2-3 लाख लोग उसको बैठ के देखेंगे, फिर उनको 2-3 लाख को हाउस करने के लिए जो सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है दिल्ली में, ऐसी 10 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए जो वो उनका बीपीओ बन सकेगा, जिससे कि वो देख सकेंगे। तो ये इतनी हास्यास्पद बात है, और ये वहां जाके ऐसे ऐसे चिल्लाता, यू पहन के मफलर, और ये कि भाई 15 लाख में लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये बजट तो है ही एक समस्या। हाँ। इसमें से जो वाईफाई फ्री वाली बात है, मोदी दे दे या एनडीएमसी अभी दे रहे या केजरीवाल दे रहे, देश की कोई पार्टी दे दे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं हाईटेक और टेक्नोलॉजी का पक्षधर हूं, लेकिन आप फ्री में पानी दे समझ सकते हैं, फ्री में वैद्यकीय सुविधा दे समझ सकते हैं, फ्री में शिक्षा समझ सकते हैं। वाईफाई, भारत में 63.9% पॉर्न देखा जाता है, इंटरनेट में सेक्स देखा जाता है, तो क्या आप 63.9% मतलब करीब 64% लोगों को सेक्स देखने के लिए आप वाईफाई लोगों के जेब से पैसे निकाल कर देंगे?
कोई भी दिखाए, ये मोदी दे दे या केजरीवाल दे दे, ये मुझे लगता है कि जीवनावश्यक वस्तुएं जरूरी है। हो सकता है कि आज का यूथ वाईफाई फ्री के नाम पर वोट भी दे देगा, लेकिन ये गरीब को प्रायोरिटी के लिस्ट में नहीं आता है, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, ये आम आदमी पार्टी सामाजिक सुधारों की बात क्यों नहीं करती है? लोगों में भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर शिक्षा की बात करें तो अपने आप प्रदूषण खत्म हो जाएगा। महिलाओं के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए वाईफाई लगाने की जरूरत है या एजुकेट करने की जरूरत है। अपने वॉलंटियर उसके अगर हैं और उसने उसका दावा है कि वो दिल्ली के हर कोने तक पहुंच गए, तो उनको शिक्षा का काम में लगाए, सामाजिक शिक्षा के लिए, समाज सुधार के काम में लगाए। वो जिम्मेदारी उठाएगी नहीं, और वो लगता है कि उसने किसी कंपनी से टाई अप कर लिया कि भाई तेरा हम सीसीटीवी लगवाएंगे और तेरा मोटा कमीशन खाएंगे। चलिए कॉलर के पास चलते, काफी देर से वेटिंग में, उनके पास चलते। कई कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं, हम कहेंगे कम शब्दों में और नए तर्कों के साथ कहे। जय हिंद, बोलिए। दिगंबर प्रसाद ममगाई दिल्ली से। बोलिए बोलिए। दिल्ली का अपना ही इतिहास रहा है जो खास रहा है, अभी मुगलों का, तुगलकों का, आजादी के बाद आजादी के नाम पर शासन करने वालों का, साथ में उद्योग धंधों पर तारे जड़ने वालों का। इसी तर्ज में आज एक तरफ मुफ्त बिजली देने वाला, बिजली के खंबे पर चढ़ के आने वाला, मुफ्त के सपने दिखाने वाला है। दूसरी तरफ पहली महिला आईपीएस अनुशासन संस्कारों से ओतप्रोत, जिसके सिर पर गुजरात के शिखर पर पहुंचाने का अब देश को संपूर्ण विकास, सबके विकास के पथ पर ले जाने वाला है, जिसके कारण आधे अधूरे स्टेट का चुनाव आज भारत का फेस बन गया है, जैसे लगता है संपूर्ण देश बन गया है। दिल्ली में आने वाला सपने पूरे लेके आता है, अवैध बस्तियों में, झुग्गियों में रहते रहते अवैध ही कहलाता है। 15 वर्ष का शासन एमसीडी चिल्लाते चिल्लाते चला गया। दूसरा 49 दिन शासन कर भागता ही रह गया। कल के दिन वैध रहने वालों को, अवैध रहने वालों को फैसला करेंगे केंद्र, राज्य, एमसीडी सहित जवाबदेही से युक्त शासन की चाह करेंगे, या 15 बरस जैसा एमसीडी नहीं है, केंद्र नहीं है, चीखने चिल्लाने वाला, जवाबदेही से मुक्त शासन की मांग करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। एक बहुत जबरदस्त, ये हमारे बहुत बड़े मतलब बिंदास के फेमस कॉलर है, काफी दिन बाद इन्होंने कॉल किया है। एक बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने दिया है जो चर्चा में शायद छूट जाता मेरे से भी, जिसको हमने पिछले बार बहुत उठाया था। दिल्ली में अनधिकृत तरीके से रहने वाले अधिकृत लोगों के बारे में फैसला करेंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो करोड़ के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए है, मतलब दिल्ली एनसीआर में, उसमें से दिल्ली में वोटर तो 10-1 लाख तो होंगे ही। मयंक जी, बांग्लादेशी घुसपैठिया तय करेगा कि दिल्ली का निर्णय क्या हो? देखिए, जो 2005 में जो फिगर्स आई थी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में थी, तो उस वक्त जो ऑफिशियल फिगर्स थी वो 13 लाख बांग्लादेशी दिल्ली 2005 की बात कर रहे हैं। ऐसा पता नहीं, मैं अब तो बच्चे भी पैदा करने की संख्या में अगर काउंट करें तो डबल हो गई होगी। ऑफिशियल फिगर तो हमेशा छुपा के 1/2 होती है या 1/5 होती है, तो आपकी फिगर ठीक हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो ऑफिशियल फिगर है, तो उससे कई गुना ज्यादा बांग्लादेशी दिल्ली में होंगे। जैसे 13 लाख 2005 में थे, तो अब तो फिर मैं तो 15 कह रहा हूं, इसका मतलब डबल कम से कम हो सकते हैं। डबल कम से कम हो सकते हैं। तो और जो गारंटेड वोट करने जाते हैं, हाँ, तो उसमें से मान लीजिए अब वो 25 लाख संख्या होगी मान लीजिए, तो उसमें से वोटर 12 या 13 लाख हैं सपोज, तो 7 जो लोकसभा सीट्स हैं दिल्ली की, तो आप डिवाइड करेंगे तो इस 1.25 लाख के करीब, 1 से 1.25 लाख के करीब का वोटर अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं सब जगह पे, तो इतना तो मार्जिन नहीं होता विक्ट्री का, इतना तो मार्जिन नहीं होता। 30-40 हजार के मार्जिन पे लोकसभा सीट जीती जाती है। तो ये डिसाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है बीजेपी जीतती है कई जगह पर। लेकिन लोकसभा इलेक्शन थे, विधानसभा में मार्जिन तो और नीचे आता है, मार्जिन नीचे आता है। तो इसलिए तो इसका मतलब ये जो कॉलर ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए तय करेंगे, क्या दिल्ली वालों को ये तय करना है कि उनका दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो, पार्टी कौन हो, वो तय करेंगे या बांग्लादेशी तय करेंगे? अनुज जी, देखिए, ये तो बांग्लादेशियों का जो खेल है ये बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से यूपीए गवर्नमेंट टाइम शुरू हो गया था। लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मैंने पिछले इलेक्शन को कवर किया था तब मैंने देखा था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने के लोगों ने 10,000 से लेकर 15,000 20,000 जहाँ उनको लग रहा था कि हमारे वोट कम पड़ सकते हैं जीतने में, उतने बांग्लादेशी बसाए गए थे अब जो सरकारी ज़मीनें थी उन पर। और चूंकि अब वोट बैंक सरक गया कांग्रेस का और वो आम आदमी पार्टी की तरफ नेचुरली आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये रोल प्ले करेंगे। और इसीलिए उसको कंसोलिडेट करने के लिए इमाम बुखारी का बयान, इसके बाद वो ओवैसी का ट्वीट, ये सब पूरा एक प्लान गेम है। और ये मैंने निश्चित रूप से देखा जब मैं पूरी दिल्ली घूमा कि मुस्लिम बस्तियों में आम आदमी पार्टी के प्रति जरूरत से ज़्यादा रुझान है।
और चलिए, हमारे उसको साथ कंसोलिडेट रखने के लिए ही ये सारा गेम खेल रहे हैं, जिससे कि दलित और मुस्लिम मिलकर या झुग्गी वाले मिलकर इनको जीत दिला दें। बाबा राम साहब एक कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। साथ साथ में हमको और भी दलों की, बीजेपी और कांग्रेस की भी चर्चा करनी है। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, अच्छा, अभी मैं सिर्फ दिल्ली वालों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भगोड़ा है उसकी गवर्नमेंट से। चलिए, ये मैसेज मत दीजिए, प्रचार नहीं कर सकते, आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मोदी जी को वोट करके पूर्ण बहुमति से। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप प्रचार मत करिए, प्रचार के लिए आप फोन कर सकते हैं लोगों को, आपके रिश्तेदारों को। चैनल से हम किसी का भी नहीं करने देंगे। हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए मेरे पास मेरे सामने स्क्रीन पर मैं तीनों गेस्ट को, दर्शकों को बताऊं कि एक बाइट की डिमांड हो रही है। प्रशांत भूषण ने कश्मीर पाकिस्तान को देने के बारे में जो बात कही है, फेसबुक पर अब मेरे सामने हजारों लोगों ने लिखा है कि इस बिंदास में कम से कम उस बाइट को दिखाओ। तो जरा इसको पहले दिखा लेते हैं कि प्रशांत भूषण, जो कि इनके पार्टी का 2 नंबर का, मयंक जी 2 नंबर तो होगा ही ना? हाँ, एक ही नंबर है, उसके पैसे से चल रही पार्टी। अच्छा, वो मालिक है प्रशांत भूषण और अभी संयोजक वही बनेगा। हाँ, वही बनेगा। इसलिए उसके पिता ने दबाव बनाया। मतलब मुख्यमंत्री अगर ये बन जाए, हाँ, तो इसका मतलब संयोजक जो रहेगा वो मालिक है, ये रहेगा। हाँ जी, ये कश्मीर पे क्या कहता है, देखिए। तकनीकी जल्दी में हम आपको दिखाना चाह रहे थे, ये YouTube से जल्दी से डाउनलोड नहीं हुई। हम दोबारा इसको दिखाने के लिए थोड़ी देर में आपके सामने लाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, जय सर। हाँ, वो अब्दुल्ला बुखारी, इमाम बुखारी ने जो पहले जो बात किया था, हाँ, अगर इसी जगह पर हमारा कोई साधु संत होता तो और टीवी चैनल पर हल्ला हो जाता था। बिल्कुल, ये बात हम चर्चा में ले चुके हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम साथ में हमारे पास एक और बाइट की डिमांड हो रही है कि वो बच्चों की कसम जो केजरीवाल ने खाई थी कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, उसके बाद भी ली। ये हमको दिखाते हैं। दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कि मान लीजिए ऐसा होता है कि हमें कम सीट मिलती है और हंग असेंबली आती है, तो हम किसी भी पार्टी, जो लोग हमें वोट कर रहे हैं जी, वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से तंग आके वोट कर रहे हैं। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और ना उनकी सपोर्ट लेंगे। तो पिछले चुनाव के पहले की बाइट है, उसके बाद क्या हुआ था हमने देखा था। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी आएंगे। बिंदास बोल चाहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने दिल्ली के चुनाव के विषय को लेकर हाजिर है। आखिर दिल्ली किसकी होगी, दिल्ली वाले किसको सत्ता देंगे, और उसका देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश के इमेज के लिए और पूरा ही देश पर क्या असर होगा। क्योंकि हम राष्ट्र सर्वप्रथम इस एंगल से हर विषय को देखते हैं। किसी राजनीतिक दल का जय पराजय हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश पर होने वाला उसका असर ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस आप पार्टी में इस देश का देशद्रोही एक नेता है जिसका नाम है प्रशांत भूषण। क्या कहता है कश्मीर के बारे में, देखिए। बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहां की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा।
इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहां नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। तो ये गिलानी और ये क्या अलग बोल रहा है? ये तो कश्मीर को देश से तोड़ने की बात है। अब आपका राज है कि कश्मीर दे दे। इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने उसके लिए अपने खूनों से सींचा है और सीमा पर लड़कर जान दी है। जितने युद्ध में लोग नहीं मरे उतने कश्मीर के रक्षा के लिए मरे हैं। उस कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात करने वाला इनका राष्ट्रीय नेता हो सकता है, सहयोजक हो सकता है? कैसे हो सकता है? मयंक जी, ये मुद्दा क्यों नहीं होता चुनाव में? क्यों बाकी मीडिया इस पे चुप है? देखिए, बाकी मीडिया में से बहुत सारे लोग इसी बात को मानते हैं। एक मैगजीन थी, है इंग्लिश मैगजीन, जिसका एडिटर था, वो परवेज मुशर्रफ को उस दिन बोला था कि जितने लोग इस रूम में बैठे हैं उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोर इशू नहीं मानता। तो वो इंग्लिश मैगजीन का जो एडिटर, जो अक्सर विस्की पीता हुआ दिखाई देता है एक अन्य चैनल पर जिसपे जोर जोर से आवाज आती है, वो वाले चैनल पर जब वो विस्की पीता हुआ दिखाई देता है तो वो आदमी ये बात कह चुका है। तो हमारे मीडिया में घुसे पड़े हैं ऐसे लोग जो देश के दुश्मन हैं। तो ये जो अब आपको मैं बताऊं को देने कि प्रशांत भूषण तो है ही, वो कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहता है, रेफरेंडम हो जाए और वो ऐसा मानता है कि वहां के लोग शायद इंडिया में नहीं रहना चाहेंगे तो उसके बाद उसको दे देना चाहिए। इसने यही बात नक्सलाइट एरिया में कही थी कि वहां से फोर्सेस को हटा लेना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा लेना चाहिए। तो इसका मतलब कि एक तो बॉर्डर से आप वीक हो जाइए, आप कश्मीर ही दे दीजिए पूरा, फिर आपका जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस हटा लीजिए, आसाम से आप मिलिट्री को हटा लीजिए, तो जहां भी डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है वो सब हटा लीजिए। तो उसके बाद क्या होगा कि इन लोगों का राज होगा, फिर ये लोग दादागिरी करेंगे, मर्डर्स करेंगे और पूरे देश में एनार्की हो जाएगी। तो अगर अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैं अनार्किस्ट हूं तो उसमें वो क्या गलत कह रहा है बेचारा? क्या अनुज जी, अब इस बयान का और गल्फ कंट्री से मिल रहे चंदे का कोई संबंध है? बिल्कुल सर, गल्फ कंट्रीज से तो इनको लगातार अरब कंट्रीज से पूरी सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। दुबई से, पाकिस्तान से तो सीधा उनके पास डोनेशन आ रही है। चाइना से एक बहुत बड़ा रिलेशन है। भारत में जितना नक्सली मूवमेंट है उसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत में दो पार्ट है, एक जो पूरा लाल कॉरिडोर है और एक जो मुगलिस्तान वाला है, जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उनके बीच का पूरा कॉरिडोर जो नॉर्थ इंडिया का है, इसमें मुगलिस्तान बनाने का एक सपना बांग्लादेश और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों ने देखा था। और उसी सारे खेल में ये पूरा एक गैंग जो है, ये जो फॉरेन फंडेड गैंग है, ये सारा इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं वो सारे गैंग 750 एनजीओ ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और उन सारी की सारी की फंडिंग विदेशों से है और सब देश तोड़ने का काम कर रही हैं। वो कभी राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, वो हमेशा देश तोड़ने की बिल्कुल। चलिए, हम अभी कार्यक्रम के आखिर में बहुत ही फास्ट में फटाफट बीजेपी और कांग्रेस का भी जिक्र करेंगे कि कांग्रेस, दुर्गेश जी, कांग्रेस कहा वैसे तो कंपटीशन में है नहीं, लेकिन एक कहा जाता है ना कि कोई ये ना कहे कि हमने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या गलती हुई या क्या स्ट्रेंथ बढ़ी? फायदा में है, नुकसान में है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा तो कहीं से नहीं होने जा रहा है। हाँ, हालांकि जितने थे उतने रहेंगे या घटेंगे? अरे, मुझे लगता है कि शायद उससे वो आंकड़ा भी शायद न पहुंच पाए, क्योंकि जो टक्कर दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं एज भी है। और जिस तरह से आपके पक्ष में आज इमाम बुखारी का जो बयान आया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगा। और जो भी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, जो और नहीं, कांग्रेस कहीं कांग्रेस को भी नहीं। कांग्रेस का नया नाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस का जो स्लोगन था वो क्या था? कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। तो अब वो हो गया कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ। नहीं, कहीं ना कहीं तो दीक्षित और दिग्विजय सिंह भी सपोर्ट कर भी रहे हैं। हाँ, तो वो क्या है कि आइडियोलॉजिकली तो देखिए ये उसी जो गंध है नेहरूवियन सोशलिज्म की तरफ से। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अरविंद केजरीवाल का जो जेनेटिक मेकअप है, जो उसका आइडियोलॉजिकल जेनेटिक मेकअप है, वो एग्जैक्टली नेहरूवियन सोशलिस्ट मेकअप है जो कांग्रेस का था। तो वो वही कम्युनिस्ट इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि जी मैं तो युधिष्ठिर हूं, मैं तो पांडव हूं। पांडव कैसे हो गया? तेरे को तो सीपीएम सपोर्ट कर रही है, तेरे को तो नक्सली सपोर्ट कर रहे हैं, तो तू तो दुर्योधन है। तो ये जो है कोई हमारा जो
हिंदू मूवमेंट के नेता हैं वो क्यों नहीं इस बात को क्लैरिफाई करते कि ये दुर्योधन है, ये युधिष्ठिर नहीं है। तो ये नेहरूवियन सोशलिज्म के उसी गंध से निकला हुआ है। चलिए हम बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से बार आखिर आम आदमी पार्टी की इतनी हवा बन गई, इसमें भी तो बीजेपी का कहीं ना कहीं अपयश है। देखिए मैं बोलूं? बोलिए। हाँ सॉरी, देखिए ऐसा है कि जो आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी के कुछ नेता जब मोदी राइज कर रहे थे, जो आईसीयू में पड़े हुए थे, तो अरविंद केजरीवाल उनके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर था। तो उस वक्त उन्होंने अब आपको मैं क्या बताऊं, गोविंदाचार्य ने अपने लोगों को घुसाया आम आदमी पार्टी के अंदर। कई सारे ऐसे नेता थे जो संघ से जुड़े हुए थे पहले या फिर बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो वहां पर आना जाना था लोकनाथ भारती का और अरविंद केजरीवाल का। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान भी उनसे मिलना जुलना बहुत था। तो ये जो लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल को एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह देखते हैं। जैसे कल उस शराबी का बयान आया, उसने शराबी ने कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये बहुत अच्छा आदमी है। अरे भाई तू कैसा आदमी है, पहले ये तो बता तू कैसा आदमी है, तू कैसा आदमी है, तेरा क्या कैरेक्टर है ये तो बता। तू अपने परिवार को तो संभाल के रख ले, तू दूसरों की बातें कर रहा है। तो ये जो लोग हैं, जो बीजेपी के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो कि मोदी से चिढ़ता है और वो चाहता है कि थोड़ा मोदी को थोड़ा सेट कर दिया जाए। तो उनकी कोई औकात नहीं है, अपने ऊपर बल पे वो एक इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। उनको तो कोई ना कोई साधु संत को लाना पड़ता है अपने साथ खड़ा करके, जिससे कि कुछ भीड़ हो जाए। परिक्रमा वाले लोग हैं, परिक्रमा। हाँ, तो ये लोग और मैं आपको बताऊं, मैंने सारे इलेक्शन कवर किए, 2002, 2007, 2012, मैं इन सब इलेक्शंस में गुजरात में कवर किया है। हर बार मुझे जो भी आदमी मिलता था, बीजेपी का भी आदमी, अरे मोदी तो हारने वाला है, मोदी तो हारने वाला है। और मैं बड़ा अचंभे में रहता था। यही सारा कम्युनिस्ट मीडिया उनके साथ मिला रहता था और बीजेपी में जो गद्दार हैं वो मिले रहते थे, लेकिन इफेक्ट कुछ नहीं होता था, क्योंकि मोदी का जो इलेक्टोरल मैथ्स है और जो कनेक्ट है डायरेक्ट, जो पब्लिक से जो उनका कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन अल्टीमेट है, उसका डायरेक्ट डायलिंग है लोगों के साथ। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि इनडायरेक्टली वहां तक पहुंचना है। इसीलिए बीजेपी वाले लोकसभा में भी अनुमान नहीं लगा पाए। हाँ, चलिए अनुज जी लास्ट कमेंट। मुझे लगता है कि टक्कर जरूर आम आदमी पार्टी ने शुरू में बहुत अच्छी दी थी, लेकिन बीच में जब आम आदमी पार्टी का जो खुलासा हुआ, जो रात 12 बजे का 2 करोड़ रुपए, हाँ, 2 करोड़ ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, उससे उनका रिवर्स गियर शुरू हुआ। फिर जो बीजेपी ने कवर अप किया, फिर उसके बाद जो सर्वे आए उनमें बीजेपी को बड़ा पॉजिटिव रुझान मिला है। इसके बाद जो राम रहीम ने सपोर्ट दी, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट आया। उसके बाद अभी जो इमाम बुखारी ने तो एक तरीके से छौंक लगा दिया। तो मुझे लगता है बीजेपी एक कंफर्टेबल फेज में आ रही है जी। हाँ, देखिए सुरेश जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनुज जी की बातों से मैं सहमत हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थितियां बदली हैं, तो शुरू में निश्चित रूप से कुछ रणनीतिक भूलें भारतीय जनता पार्टी से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे फंडिंग वाला जो इशू आया और आज जो तड़का लग गया है, इमाम बुखारी ने जो बयान जारी कर दिया है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। मयंक जी लास्ट कमेंट, कौन खुश होगा दिल्ली चुनाव में, क्या रिजल्ट लगेगा तो कौन खुश होगा? हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग बैठे हैं वहां पर मिठाइयां बटेंगी, पाकिस्तान में मिठाइयां बटेंगी। वहां पर एक आदमी है, ये एक आर्टिकल से कोट कर रहा हूं मैं, मोहनता एंड मुराद ने लिखा है कोवर्ट वायर्स में नवंबर 17, 2013 को। वो एक आदमी है, वो अपने आप को इंडियन कहता है, मतलब इंडिया को एंड करने वाला। और वो कहता है मुझे यकीन है आप लोग इंडिया में इस्लामी हुकूमत कायम करोगे। वो अरविंद केजरीवाल को डोनेशन देता है, अपने डोनेशन की रसीद जो है वो 45,000 रुपीज वो देता है रसीद। उस रसीद की वो स्क्रीनशॉट लेकर वो डालता है और दूसरे पाकिस्तानियों से अपील करता है कि तुम भी डोनेशन दो। तो क्यों पाकिस्तानियों से डोनेशंस की अपील कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों नहीं करता? और किसी पार्टी के लिए क्यों नहीं करता? ये बात इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो लोग सो रहे हैं उनको ध्यान करना चाहिए। वो क्यों सो रहे हैं? हिंदुस्तान जो सो रहा है। तो चलिए, तो मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि मोदी का वो उस समय का ट्वीट या उस समय का बयान मुझे याद आ रहा है, जो आपके बातों से शायद आप कहना चाह रहे हैं कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और पहले चुनाव हुए थे गोधरा के बाद, तब मोदी ने कहा था कि अगर मैं हारता हूं तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा और मैं जीतता हूं तो हिंदुस्तान खुश हो जाएगा। गुजरात की जनता तय करे कि खुश किसको देखना है। शायद यही स्थिति दिल्ली के बारे में भी हो रही है।
मैं तीनों अतिथियों का आभारी हूँ, आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आया, और मैं सारे दर्शकों का भी आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को आप रात को 11 बजे रिपीट देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट sudarshannews.com और हमारा यूट्यूब चैनल सुदर्शन न्यूज पर भी आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद। आज दिल्ली के आवाम को यह तय करना है कि दिल्ली की रवायती गंगा जमनी तहजीब और फिरका वाराना हम आहंगी बाकी रहेगी, या फिरका परस्त ताकतें हमारी गंगा जमनी तहजीब पर हावी हो जाएंगी। दिल्ली में कल असेंबली इंतखाबात में मैं अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाएं और अपने वोट की ताकत से दिल्ली में एक सेकुलर सरकार बनाने में मदद करें। आज दिल्ली के आवाम को यह तय कर